स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। आज मैं सुबह से बहुत खुश था। बात बात पर मेरी हंसी छूटी जा रही थी। मैं दोस्तों के छेड़छाड़ और हंसी मजाक से बहुत लुत्फ उठा रहा था। कल मेरी शादी है। मेरी मोहब्बत के साथ मेरी मोहब्बत ही मेरी हमसफ़र बनने जा रही थी और उसके साथ जीवन बिताने का सपना इस कदर सुंदर था कि मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा था और मेरा बस चलता तो वक्त की रफ्तार को धीमा कर देता। अब जब बात बात पर मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते, मुझे तंग करते, तो मैं भरपूर हंसी से उनके मजाक का जवाब देता था। और आज रात को मेरी मेहंदी थी। सब दोस्त घर में इकट्ठे हो गए थे। हम सब लोग मिलकर शादी को यादगार बना रहे थे। मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार था जिन्होंने मेरी इस खुशी के मौके पर मेरा साथ निभाया था और अपनी खुशी का भरपूर एहसास दिलाया था। तभी जब मैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ बैठा हुआ था, मेरे नंबर पर बार बार रूपा की कॉल आने लगी। आज के दिन भी रूपा को चैन नहीं था। वह रोजाना घंटों मुझसे बातें करती थी। कल तो हमारी शादी होने वाली थी, बस आज का ही दिन था और कल तो उसे हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाना था और फिर उसके बाद सारा जीवन हम दोनों को साथ ही बिताना था। तभी मैं उसको तंग करने के लिए उसकी कॉल ही नहीं उठा रहा था। मगर जब वह लगातार कॉल करने लगी और फिर उसके बाद जब उसने मेरी माँ के नंबर पर कॉल करके मुझसे बात करवाने को बोला, तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि यकीनन कोई ऐसी बात थी जो उसे परेशान कर रही थी और वो मुझसे बात करना चाहती थी। इसलिए मैंने फिर खुद उसके नंबर पर कॉल किया और जब उसकी आवाज़ सुनी तो मैं दंग रह गया। वो बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते हिचकी ले रही थी। मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हिचकियाँ क्यों ले रही हो? मुझे बताओ, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम क्यों शादी के फंक्शन को बिगाड़ रही हो? मेरे दिमाग में जो जो सवाल आते गए मैं उससे पूछता गया और वह मेरे हर सवाल का जवाब नहीं में दे रही थी। जब उसका रोना बंद ना हुआ तो मैं फिर खुद भी बहुत परेशान हो गया। सब घर वालों से मैंने एक दोस्त से मिलने का बहाना बनाया और घर से निकल पड़ा। और फिर मैं जब रूपा के घर गया तो उसकी भी सहेलियां और परिवार वाले वहां पर मौजूद थे। जब मैंने रूपा से मिलने की बात की तो वे भी मुझे छेड़ने लगे और कहने लगे कि अब कल ही आपकी रूपा से बात हो सकती है, कल तक के लिए आप सब्र कर लो। मगर मेरा अभी रूपा से बात करना बहुत ज़रूरी था। और फिर मैं उसकी सहेलियों को एक तरफ करके उसके कमरे में आया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं हैरान रह गया, न जाने रूपा इस वक्त दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठी हुई थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगा और साथ ही साथ उसे आवाज़ भी दे रहा था। तभी रूपा ने मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल दिया और जब मैं कमरे में दाखिल हो गया तो कमरे में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मैंने कमरे की लाइट को ऑन कर दिया। जब मेरी नज़र रूपा के चेहरे पर पड़ी तो मेरे दिल को जैसे धक्का सा लगा था। वह रो रही थी और रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। मगर मेरे लिए खतरे की बात उसका हुलिया था। उसके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान थे और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैं देखकर परेशान हो गया और उसे दोनों बाजू से पकड़कर हिलाने लगा। मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा ये हाल किसने किया है? मेरी आंखों में खून उतर आया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि जिसने रूपा के साथ ये गलत किया है उसे मैं जान से मार दूंगा। मगर मैं मन ही मन यह सुनने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर मुझे इस बात का इंतज़ार था कि वह मुझे कहे कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत को चेक करने के लिए यह सब कर रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह रोते रोते ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी हालत एक ऐसे इंसान की तरह हो रही थी जो अपना सब कुछ हार चुका हो, सब कुछ लुटा चुका हो। जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैं भी उसके सामने ज़मीन पर बैठता चला गया और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान के लिए मुझे यह तो बताओ कि असल में तुम्हें हुआ क्या है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो?
मुझे बताओ, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि मेरे दिल पर इस वक्त क्या क़यामत गुजर रही है। मेरा इतना ही कहना था कि उसने अपनी सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर डाली और फिर कहने लगी, अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो तो तुम इस बात का क्या जवाब दोगे। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे कहने लगा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जिसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं है, मगर अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तभी वह कहने लगी, अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो क्या तुम मुझे अपना लोगे या मुझे छोड़ दोगे। वह क्या कहना चाह रही थी मैं उसकी बात को समझ गया था, और जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था अपने उस ख्याल को झुठलाना चाहता था। तभी मैं उसे कहने लगा कि मुझे खुलकर बताओ, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने आज भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। क्या तुम सच कह रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके हादसे को दूर करने की कोशिश की कि तभी वह कहने लगी कि आज मैं पार्लर में गई हुई थी। मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी। मेरी दोस्त को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ गया था और वापसी पर मैं अकेले ही घर पर आ रही थी। रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और अभी मैं घर कॉल करके किसी को बुलाने ही वाली थी, तब किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे खींचता हुआ जंगल में ले गया। वह एक गाड़ी में बैठाकर न जाने कहाँ लेकर गया। वहाँ पर 4 लोग थे और इन चारों ने मेरे साथ दरिंदगी की, मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। यह बात बताकर वह फिर से रो पड़ी। उसकी बात सुनकर मेरा सिर घूम गया था। दिल कर रहा था मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं और उन लड़कों के टुकड़े टुकड़े कर दूं जिन्होंने मेरी होने वाली बीवी के साथ यह सब किया था। कितनी देर लगी थी मुझे खुद को संभालने में, अपना गुस्सा शांत करने में, मगर तभी मेरे दिमाग में एक चेहरा लहरा गया था। वह चेहरा जो रोते हुए मुझे कह रहा था कि आज जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है कल को तुम्हें यह बताना पड़ेगा और तब तुम्हें एहसास होगा किसी की बेबसी का। जब कोई इंसान बेबसी की हालत पर होता है उसके दिल से जो आह निकलती है तो वह अग्नि इंसान को भी तबाह बर्बाद कर देती है। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया है कल को तुम भी इसी तरह बर्बाद हो जाओगे। तुमने मेरे दिल की खुशी छीन ली है तो तुम्हें भी खुशी नसीब नहीं होगी। ये सारी बातें किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगी थी और फिर मैं अपना सर दोनों हाथों में थाम के रह गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरा दिल कह रहा था कि रूपा को इस हालत में तन्हा छोड़कर चला जाऊं और फिर दिमाग कह रहा था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रूपा के साथ जो कुछ हुआ है वह मेरे ही गुनाहों का नतीजा है और अगर मैंने रूपा को छोड़ दिया तो फिर उसका ज़िंदगी से भरोसा उठ जाएगा। और वैसे भी उसके साथ जो कुछ हुआ है इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये बेगुनाह है, ये मासूम है और इसको मैं किसी दूसरे के किए की सज़ा कैसे दे सकता हूँ। मेरे दिलो दिमाग में जैसे जंग छिड़ी हुई थी। दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ कह रहा था और रूपा की मोहब्बत मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। वह मुझे बार बार एहसास दिला रही थी कि मेरे होने वाली बीवी को मुझसे पहले कोई और इस्तेमाल कर चुका था। अब मैं सोच रहा था कि दोबारा उसे कैसे अपनाऊं। तभी मैंने उसे उन लड़कों के बारे में पूछा। वह जो कुछ भी जानती थी मुझे बता दिया और फिर मैं लंबे लंबे सांस भरते हुए वहाँ से उठकर आ गया था। रास्ते में उसकी सहेलियाँ मुझे छेड़ने लगी। अगर ये हादसा ना हुआ होता तो मैं ये छेड़खानी से लुत्फ उठा रहा होता, इस बात का भरपूर जवाब भी देता। मगर अब जो कुछ मुझ पर बीत चुका था उसके बाद किसी के मजाक का जवाब देना तो दूर की बात, मैं किसी से नज़र मिलाने के काबिल खुद को नहीं समझ रहा था। बार बार मेरे वहम के पर्दे पर वह चेहरा लहरा रहा था और बार बार आंखों के सामने रूपा का आंसू भरा चेहरा भी नज़र आ रहा था। ऐसी परेशानी में घिरा हुआ था मैं क्या करूं क्या नहीं। और फिर मैं अपने दोस्त के पास गया। मेरा वह दोस्त मेरे हर राज से वाकिफ़ था, मेरी हर बात जानता था। तभी मैंने उसे कहा कि मैं एक काम करना चाहता हूँ, मगर ख्याल रहे कि उस काम में मेरा नाम ना आए। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा कि ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम करना चाहते हो।
और तुम इस बात की भी परवाह कर रहे हो कि तुम्हारा इसमें नाम ना आए। और फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि अपने साथ 4 दोस्तों को मिला लो और फिर मेरे साथ चलकर मेरी होने वाली बीवी के साथ। मेरा जिक्र एक हैंडसम नौजवान लड़कों में होता था। लड़कियां मुझे देखते ही मुझ पर आशिक हो जाती थी। एक तो मेरा खूबसूरत चेहरा था, तो दूसरी तरफ मेरा स्टेटस भी बहुत बड़ा था। मेरे पास बड़ी सी गाड़ी थी और मुझे रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। यही वजह थी कि लड़कियां मुझ पर मरती थी। मैं जिस भी लड़की पर हाथ रखता था, जिस किसी से दोस्ती करने की ख्वाहिश करता, इजहार करता, तो वह अपने आप को खुशकिस्मत लड़की समझने लगती थी। और जब लड़कियां खुद को मेरे सामने सौंप देती थी तो मेरी नज़र में भी उनकी कोई अहमियत नहीं होती थी। मैं उन्हें टिश्यू पेपर से ज़्यादा कोई हैसियत देने पर तैयार ही नहीं था। जो लड़की अपनी इज्जत खुद नहीं करती थी, उसकी मैं कैसे इज्जत कर सकता था। जब मैं लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था तो उसके बाद वह रोती हुई मेरे पास आती थी और मुझसे शादी करने की जिद करती, मुझसे बात करने के लिए मुझसे मिन्नतें करती। मगर तब तक मेरा उनसे दिल भर चुका होता था। मैं उनसे बात नहीं करता था और उन्हें धिक्कार देता था, जैसे कि मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। इन्हीं लड़कियों में एक वह भी थी, उसका नाम पूजा था। वह गरीब बाप की बेटी थी। वह दिखने में बेतहाशा हसीन थी, इस कदर सुंदर थी कि उसको देखकर मैं देखता रह गया था। मैं अपनी पलकें झपकना भूल गया था और वह थी भी ऐसी बला कि जो भी उसे देखता वह अपनी सांसें रोक लेता था। और वह लड़की किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। और जब मैं उसके रास्ते में आया, उसे दोस्ती करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने मुझे मना कर दिया और इस बात से मेरा ईगो हर्ट हो गया। मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी कि उसने मेरे दोस्त के सामने मुझे इनकार किया। और वह दोस्त जिनके सामने मैं कितनी ही बड़ी बड़ी फेंक चुका था कि कोई लड़की मुझे इनकार कर ही नहीं सकती। और आज जब उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को हासिल करके रहूँगा और फिर इसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दूंगा। मैं उस पर अपने प्रेम का जाल फेंक रहा था। उसके रास्ते में खड़ा होता, उसे देखने के लिए घंटों इंतजार करता रहता। उसके दिल में मेरी मोहब्बत जगह बनाने में कामयाब हो गई थी और वह एक नरम दिल की लड़की थी। वह समझी कि मैं सच में उसे प्यार करता हूँ और फिर वह मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगी। और तभी मैं एक दिन उसे अपने बर्थडे का झूठा बहाना बनाकर अपने साथ कॉलेज से छुट्टी के बाद ले गया था। वह बार बार एक ही बात कर रही थी कि मुझे घर जल्दी जाना है, मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आप नहीं जानते हैं कि अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो जाऊंगी तो वह मुझे परेशान की तरह इधर उधर ढूंढेंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन में मुस्कुरा दिया था कि आज तो तू वक्त पर घर नहीं पहुंच सकेगी। आज तो तुझे अपने गुरूर की कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने मुझे इनकार करके जो गलती की थी, अब तुम्हें उस गलती की कीमत अदा करनी होगी। वह मेरी सोच से अनजान थी, अपनी ही बातें करने में मग्न थी और वह मुझसे सच्चा प्यार करने लगी थी। और मुझे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं था, मुझे तो बस अपने काम से मतलब था। और काम निकालने के बाद मैंने फिर उस लड़की की तरफ दोबारा देखा तक नहीं था। मैं सीधा उसे अपने फार्म हाउस में ले गया था और यहाँ पर मैंने अपने और भी दोस्तों को बुला लिया था। वह दोस्त जिनके सामने पूजा ने मेरी बेइज्जती की थी, मुझे इनकार किया था, मैंने अपने उन तमाम दोस्तों को वहाँ पर बुला लिया था और फ़ौरन सबके सामने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। और तब बारी बारी मेरे दोस्तों ने भी उससे अपनी प्यास बुझाई थी। दोपहर ढल गई थी और अब शाम की रात फैल गई थी। वह अधमरी हालत में वहीं पर पड़ी हुई थी। वह बुरी तरह से सिसक रही थी और अब तो शायद उसमें रोने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी जब मैं कमरे में गया तो एक नफ़रत भरी नज़र मैंने उसके चेहरे पर डाली और वह मुझे देखकर उठकर बैठ गई। और इस कदर हांफते हालत में भी वह किसी जख्मी शेरनी की तरह मुझ पर झपट पड़ी थी। मेरा गिरेबान उसके हाथ में था। वह रोते हुए बोली कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम यह नहीं जानते कि तुमने किस मासूम लड़की के साथ किया है और आज तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। कल को तुम्हारे साथ ये सब कुछ ज़रूर होगा और तब तुम्हारे पास सिवाय पछताने के
और कुछ नहीं बचेगा। यह बात सुनकर मैं जोर जोर से हंस पड़ा कि ये सब बातें बंद करो, तुम्हारी कोई बद्दुआ मुझ पर असर नहीं कर सकती। और वैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी ये बेकार की बद्दुआ मुझ पर असर करेगी, मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेगी? तो ध्यान से सुन लो, पैसे में बहुत ताकत होती है। मेरी इन सब बातों को सुनकर वह नफरत भरी नज़र मेरे चेहरे पर डालकर कहने लगी, तुम शायद भूल गए हो कि एक ऊपर वाला भी है जो इस सारी दुनिया का मालिक है, जो यह सब कुछ देख रहा है। और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, इस बात से भगवान वाकिफ़ हैं और तुम्हें अपने किए की सज़ा जरूर मिलेगी। पहले तो तुम खुद के बारे में फ़ैसला कर लो कि तुम्हारे साथ क्या होना है, क्योंकि अब तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। आधी रात गुजर चुकी है, अब तक तुम घर से बाहर हो। तुम्हारा बाप तो तुम्हें इस हालत में देखते ही जान से मर जाएगा। अब बताओ क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? मैं वहाँ से आ गया था और तभी वह लड़खड़ाते कदमों से फौरन मेरे फार्म हाउस से बाहर निकल गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि उसे रोक लूं, उसे घर जाने से मना करूं, क्योंकि ये फार्म हाउस वीरान इलाके में था, आसपास कोई आबादी नहीं थी और आधी रात को उसका इस वीरान रास्ते में जाना सही नहीं था। मगर फिर मैं यह सोचकर चुप हो गया कि मैं कौन होता हूँ उसे यहाँ पर रोकने वाला, और मुझसे बड़ा कौन शैतान है यहाँ पर उसके लिए। क्या सही है क्या गलत, मुझे क्या? और जो चीज़ पहले से लूट गई है उसे बचा के क्या फ़ायदा? यह सोचकर मेरे लबों पर ज़्यादातर मुस्कुराहट आ गई थी। और अगले दिन की खबर मुझे अपने डिपार्टमेंट से मिली थी। एक पल तो मैं सुन के हैरान रह गया था। मैं इतनी लड़कियों के साथ यह सब कर चुका था। वह कुछ दिन रोती थी और फिर चुप हो जाती थी और कोई नया बॉयफ्रेंड बना लेती थी। मगर यह लड़की, इसने तो अपनी जान ले ली थी। और मेरे दिल में कुछ दिन तक तो एहसास रहा था, मगर फिर जल्द ही मैं इस बात को भूल गया था। और तब मेरी मुलाकात रूपा से हुई। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी और वह भी अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। उससे मिलकर मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मुझे उससे सच में प्यार हो गया था। और वैसे भी अब मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करना चाहते थे। तभी मैंने सोचा कि शादी तो मुझे करनी ही है, तो क्यों ना मैं रूपा से ही कर लेता हूँ। पहले तो वह मुझे इनकार करती रही। वह भी मेरे किरदार के बारे में अच्छे से जानती थी। वह भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसे बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि लड़कियां मेरे लिए क्या हैसियत रखती हैं। मगर जब मेरे माँ बाप उसके घर में उसका रिश्ता लेने के लिए गए, तब रूपा को इस बात पर यकीन आ गया कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और फिर वह भी मुझे पसंद करने लगी थी और हम दोनों की रजामंदी से हमारा यह रिश्ता तय हो गया था। और अब मेरी उसके साथ शादी होने वाली थी। और शादी से एक दिन पहले रूपा मुझे ये कह रही थी कि उसको किसी ने बर्बाद कर दिया है, उसकी दुनिया लूट गई है। और उसकी दुनिया लूटने वाला कौन था? किसकी इतनी जुर्रत थी जिसने मेरी होने वाली बीवी की तरफ आंख उठाकर देखा था और उसके साथ यह सब कर गया था? ये सोचकर ही मेरा खून खोल उठा था। मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता था, उनसे इस चीज़ का इंतकाम लेना चाहता था। और तभी मैं अपने दोस्त के पास गया और जब उससे मैंने यह कहा कि मुझे अपनी बीवी के गुनाहगारों को पकड़वाना है, उन्हें उनके किए की सज़ा देनी है, तो मेरा दोस्त मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि जज्बाती होकर कोई फैसला मत करो। तुम इन सब में पुलिस की मदद ले सकते हो और पुलिस की मदद से तुम उसके गुनहगारों तक पहुंच सकते हो। मगर मैं गुस्से से देखकर बोला कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और मैं सारे कानून तोड़ दूंगा। तुम नहीं जानते कि मेरे अंदर इस वक्त कैसी आग लगी हुई है। जब तक यह आग बुझ नहीं जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं उन चारों गुनहगारों से बदला नहीं ले लेता। तुम मेरे साथ चल रहे हो या मैं अभी के अभी ये दोस्ती ख़त्म कर दूं? मेरी धमकी सुनकर वह चुप हो गया और फिर उसने अपने दोस्तों को बुलवाया। मैंने उन लड़कों का हुलिया अपने दोस्तों को बताया तो थोड़ी ही देर में उसने उन लड़कों के बारे में पता कर लिया था। और जब उनकी लोकेशन हम लोगों ने देखी तो यह देखकर मैं हैरान परेशान रह गया कि वह लड़के इस वक्त मेरे फार्म हाउस में मौजूद थे। इस वक्त वहाँ पर क्या कर रहे थे? उनकी जुर्रत कैसे हुई मेरे फार्म हाउस में दाखिल होकर मेरी बीवी के साथ यह दुष्कर्म करने की? तभी मैं खोलते खून के साथ अपने दोस्तों को लेकर अपने फार्म हाउस में चला गया था। और जब मैं फार्म हाउस में दाखिल हुआ
तो मैंने देखा कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड एक तरफ बेहोश पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो मैंने उसे होश में लाया और जब वह होश में आया तो फिर हैरत से इधर उधर देखने लगा और कहने लगा कि यहाँ पर ज़बरदस्ती कुछ लड़के घुस आए थे, उनके साथ एक लड़की थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और फिर उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया था और मैं बेहोश हो गया था। इसका मतलब था कि वह रूपा को इसी फार्म हाउस में लेकर आए थे, क्योंकि रूपा को मैं कभी भी यहाँ पर नहीं लेकर आया था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि यह मेरा फार्म हाउस है। वे मेरे घर में घुसकर मेरी ही बीवी के साथ ये सब कर गए थे। अब मैंने पूरा फार्म हाउस छान मारा, वे लड़के कहीं भी नहीं थे। फिर मैं सबसे आखिरी कमरे में गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सब वहीं पर मौजूद थे। उनमें से कोई बिस्तर पर लेटा हुआ था, कोई सोफे पर था, उनके हाथों में पिस्तौल थी और किसी के हाथ में खंजर था। वह सब तो पूरा इंतजाम करके बैठे थे। मुझे देखकर उनमें से एक लड़का कहने लगा कि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे अर्जुन, बहुत लेट तुम यहाँ पर आए हो। मुझे लगा था कि तुम फौरन ही यहाँ पर आ जाओगे। क्या तुम्हें अपनी होने वाली बीवी से इतना भी प्यार नहीं है जो अब आए हो? क्या तुम भी हमसे डर गए थे? मैं गुस्से से उन पर हमला करना चाहता था लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे काबू कर लिया। मुझे कहने लगे कि जोश में नहीं, होश से काम लो। ये लोग भी खाली हाथ नहीं आए हैं, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे लगता है कि इन लोगों की तुम्हारे साथ दुश्मनी है और ये जो कुछ भी हुआ है इन्होंने तुम्हारी दुश्मनी में किया है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तभी मैं उस लड़के से कहने लगा कि कौन हो तुम और तुमने मेरी होने वाली बीवी के साथ ये सब कुछ मेरी वजह से किया है? तो वह कहने लगा कि तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी बीवी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। तुम लोगों को मैं जानता तक नहीं हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमें नहीं जानते मगर हम तुम्हें जानते हैं और तुम्हारे लिए यह सज़ा इसलिए दी है कि सारी ज़िंदगी तुम इस सज़ा को, इस बात को बर्दाश्त करो। जो जुर्म तुमने कल को किसी और पर किया था आज खुद भी इस सब से गुजरो। सारी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। तभी मैंने उससे कहा कि जो कुछ भी है साफ साफ खुल कर कहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी वे कहने लगे कि तुम्हें याद कहाँ से होगा, कुछ टाइम पहले तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की थी जिसको तुमने इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया था। उसकी बात सुनकर मैं चुप का चुप रह गया था। ये तो मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ किया था और फिर दोबारा उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा था, मगर यह लड़का ना जाने किस लड़की की बात कर रहा था। वह जोर से हंस पड़ा। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एक लड़की तो नहीं थी, तुमने तो ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है और अब यह बात तो तुम्हें भी याद नहीं होगी। चलो मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं किसी और की नहीं बल्कि पूजा की बात कर रहा हूँ, जिसने तुम्हारी वजह से खुदकुशी कर ली थी और तुम उसके मुजरिम होने के बावजूद भी अभी तक आज़ाद घूम रहे हो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। तभी तुम कानून की गिरफ्त से आज़ाद हो और वैसे भी तुम्हारे जैसे बड़े लोगों का कानून भी तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम बड़े बाप के बेटे हो, अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल भी जाता तो पैसा देकर तुम खुद को छुड़वा सकते थे। उसके बाद उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने पूजा का चेहरा घूमने लगा और उसकी वह तस्वीर भी मेरी आंखों के सामने लहराने लगी थी जो अखबार में छपी थी। खुदकुशी करने के बाद उसका चेहरा काफ़ी हद तक सूज गया था, क्योंकि उसने खुद को पंखे से फांसी लगा ली थी। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक़ था? वह जालिम अंदाज में हंस पड़ा और कहने लगा कि पूजा मेरी मुंह बोली बहन थी और उस दिन जब वह घर पर नहीं आई थी तो उसके पापा बहुत परेशान थे, बहुत रोए जा रहे थे। मैं उन्हें तसल्ली देता कि पूजा जल्दी ही वापस आ जाएगी। मैं जानता था कि वह बहुत अच्छी लड़की थी और वह कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकती थी, बहुत अच्छी लड़की थी और मैं यह समझता था कि उसकी किसी भी लड़के के साथ दोस्ती नहीं है। तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने उसके सारे दोस्तों से पता कर लिया, मगर किसी को भी उसकी मौजूदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं था।
उसके तमाम दोस्तों के घर गया, मगर कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। सबका कहना था कि पूजा छुट्टी तक तो कॉलेज में ही थी और फिर ना जाने वह कहाँ चली गई। किसी ने भी उसे तुम्हारे साथ जाते हुए भी नहीं देखा था। शायद उसकी वजह यह है कि तुमने उसे कॉलेज से कुछ फासले से पिक किया था। वह रात उसके पापा की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। जब आधी रात तक उसकी बेटी घर नहीं आई तो वह अपने दिल को पकड़कर ज़मीन पर बैठता चला गया था और उसके दिल का दर्द उसकी जान लेकर माना था। आधी रात के बाद पूजा लूटी फूटी हालत में घर आई तो घर में मोहल्ले के कितने लोग जमा थे और मैं भी वहीं मौजूद था, जो पूजा की हालत देखते ही समझ गया कि वह किस जुर्म से गुजर कर आ रही है। तभी मैं उसे लेकर एक अलग कमरे में चला गया और उससे पूछने लगा कि यह सब क्या है। तब उसने मुझे रोते हुए तुम्हारे बारे में बताया था और यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। तब मुझे तुमसे बहुत नफ़रत का एहसास हुआ था, मगर मैं एक गरीब बाप का बेटा था, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और पूजा को मैंने तसल्ली दी कि मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा, मगर उसने शायद मेरी बात का यकीन नहीं किया था। वैसे भी तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके थे और उसके पिता भी इस दुनिया से चले गए थे। शायद यही वजह थी कि उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा था और इस दुख से भरी ज़िंदगी से छुटकारा हासिल कर लिया। मगर तभी मैंने सोच लिया था कि तुमसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। और अब जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम रूपा से बहुत मोहब्बत करते हो और तुम्हारी कल उसके साथ शादी होने वाली है, तभी फिर मैं रूपा को लेकर यहाँ पर आ गया और जिस कमरे में तुमने पूजा की ज़िंदगी बर्बाद की थी उसी कमरे में रूपा के साथ हम लोगों ने उसे नोच डाला। उसकी बात सुनकर मैं ज़मीन पर बैठता चला गया था। यह सब तो मेरा कसूर था जो रूपा के साथ हुआ था और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा था। मैं रूपा से बहुत मोहब्बत करता था और अब उसको छोड़ने के लिए मैं खुद में हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब वह लड़का मुझे काफ़ी देर देखता रहा और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। मैं चाहता तो उसके साथ ये सब कुछ कर सकता था, मगर हम लोगों ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने उसे डराया धमकाया था, यहाँ पर कैद करके रखा और फिर उसे छोड़ दिया। यह सुनकर मैंने हैरत से सर उठाया। तो क्या उन लोगों ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था? मेरी आंखों में बेचैनी देखकर वह कहने लगा कि तुम्हारे लिए यही सज़ा काफ़ी है। जो कुछ तुम पा चुके हो, जो कुछ तुम बर्दाश्त कर चुके हो, तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी के लिए यह सबक काफ़ी है और मैं तुम्हें यही सबक देना चाहता था। उसके बाद मैं हारे हुए कदमों से वहाँ से बाहर आ गया और अपने दोस्तों को कहा कि हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इन लोगों ने जो कुछ भी किया है मुझे मेरी ही बात का जवाब दिया है। उन लोगों ने रूपा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बस उसे डरा धमका कर छोड़ दिया। उन्होंने रूपा को ये सारी बातें बता दी थी और रूपा सब कुछ मुझसे सुनना चाहती थी। और अब जब उसे मेरा सच मालूम हो गया तो वह मुझसे नाराज़ हो गई थी। वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से यह बात कहकर मनाया कि मैं आज के बाद कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। उसके बाद मैं सुधर गया था। मैं कभी भी किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं सोचता था। वह रात आज तक मुझे याद थी और उसी को याद करते ही मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, आप मुझे बताएं कि जो मैंने पूजा के साथ किया उसकी सज़ा मुझे क्या मिलनी चाहिए थी? जो पूजा के भाई ने मेरे साथ किया, क्या वह सज़ा सही थी या फिर उससे कोई भयानक सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी? तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।